हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कूनो नेशनल पार्क को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था टोंगा आइलैंड कंट्री से रिलेटेड। टोंगा आइलैंड कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारा जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर एक आइलैंड कंट्री के रूप में टोंगा कंट्री सिचुएटेड है। छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के कंट्री बना हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एक अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो कंट्री है काफी ज्यादा न्यूज में रहा। यहाँ पर इस ये जो ओशियन वाला पार्ट है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में काफी छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि किरीबाती, सोलोमन आइलैंड्स, इसके अलावा पलाऊ आइलैंड, सोमोआ आइलैंड्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि कोविड के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है उनके केसेस इन आइलैंड कंट्री पर भी देखे जा रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ पर जो भी स्मॉल कंट्रीज़ हैं, जो भी छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनके नेम आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के बेसिस पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर के है। हमारे 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। अब वहाँ पर धीरे धीरे कुछ अलाउ किया है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है पार्टीज़ को, कि जहाँ पर भी शुरुआती समय में इलेक्शन होंगे वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जो लार्ज रैलीज हैं और जो रोड शो हैं उनके ऊपर तो 31 जनवरी तक बैन लगा दिया है। इसके अलावा ये बोला है कि फरवरी के शुरुआती समय में जहाँ पर असेंबली इलेक्शन है वहाँ पर आउटडोर मीटिंग्स हो सकती है 500 पीपल के साथ में। मतलब आप 500 लोगों की मीटिंग कर सकते हो, आउटडोर मीटिंग कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला है कि जो ऑल फिजिकल रैलीज है, इसके अलावा जो प्रोसेशन है, इन सभी के ऊपर बैन रहेगा। धीरे धीरे आप अपने लेवल पर, मतलब ज़्यादा जो गैदरिंग्स जो है वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 टू 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है कि कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तभी उसमें मेंशन किया गया था। इलेक्शन कमीशन शुरुआती समय में, इनिशियल टाइम में अगर हम देखें तो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, उनका नेम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन 1989 के टाइम में जाकर के इलेक्शन कमीशन को एक मल्टी मेंबर बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी बनाने का कारण ये भी था कि उस टाइम जो हमारी वोटिंग एज है उसको 21 से डिक्रीज करके 18 कर दिया गया था। तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि उस टाइम जो वर्क जो था वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से भी उनको मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में चेंज किया गया। तो इलेक्शन कमीशन से तो कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। इसके अलावा हमें पता है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस, हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं फ्री एंड फेयर तरीके से। मेन मोटो है इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा जो भी नई पार्टीज़ बनती है उनको रिकॉग्निशन करना, उनको जो भी उनके साइन होते हैं, जो भी उनके पॉलिटिकल साइन होता है वो उनको देना, ये सारा काम करता है इलेक्शन कमीशन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर करता है किसी भी इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करता है। जो हमारी एक तरीके से जो हमारी लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट होती है, जिसको बनाने का काम करता है इलेक्शन कमीशन। मतलब नाम को एंटर करवाना, नाम को में से एग्जिट करवाना, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, जिनको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सिलेक्टेड स्टेट के जो डीएम हैं और कुछ सिलेक्टेड स्टेट के साथ में वर्चुअल मीटिंग की। इसके अलावा इस मीटिंग में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको हम, जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है, जो हमारी ग्राउंड लेवल है, वहाँ तक हम इजीली पहुँचा सकते हैं अगर हम टाइम बाउंड टारगेट्स के साथ में काम करें। उन्होंने ये बोला कि अगर
100% टाइम बाउंड टारगेट्स के साथ में काम किया जाए तो 2 साल में जाकर के हम ईज ऑफ लिविंग डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे जो एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उन डिस्ट्रिक्ट को हम ईज ऑफ लिविंग वहाँ पर बना सकते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हम बना सकते हैं कि लोगों के लिए रहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। मतलब सारे उनके बेसिक नीड्स हैं वो जो वहाँ पर कंप्लीट हो सके। यहाँ पर 22 स्टेट्स में 142 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जिनको गवर्नमेंट की जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, उनको हम बैकवर्ड क्लास में नहीं डाल सकते, क्योंकि 1 या 2 ऐसे पैरामीटर हैं जिनके ऊपर वो लैग करते हैं। तो उनके बेसिस पर हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में काउंट होते हैं। तो इन पैरामीटर्स में अगर हमें अपग्रेड करना है तो टाइम बाउंड टारगेट्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए सारी की सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो ये जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो रिमूव होकर के एस्पायरेशनल जो हमारी प्रोग्राम है उससे रिमूव होकर के अपग्रेड हो जाएंगे। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये वर्ड है क्या, इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट का, और इसको आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में भी इसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन टारगेट ये था कि हमारे कंट्री के वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कुछ पॉइंट के ऊपर वो लैग करता है, उन वहाँ पर कुछ ऐसे क्विकली मूवमेंट चलाए जाए, मास मूवमेंट के थ्रू वहाँ पर ऐसा काम किया जाए कि जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। ये जो प्रोग्राम था इसका ब्रॉड बेसिस ये था कि 3C के ऊपर इसमें वर्क किया जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कन्वर्जेंस, कोलेब्रेशन एंड कंपटीशन अमोंग डिस्ट्रिक्ट। कन्वर्जेंस होगा सेंटर और स्टेट की स्कीम का, कोलेब्रेशन होगा सेंटर का, स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स का एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, और कंपटीशन होगा डिस्ट्रिक्ट के बीच में कि ये मूवमेंट चला उसके बाद में स्टेट में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इन 3C बेसिस के ऊपर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। अब इस स्कीम में 117 डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया नीति आयोग के द्वारा, जो भी उनके कंपोजिट इंडिकेटर से उनके बेसिस पर। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि हमारे कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से ये देखने की कोशिश की गई कुछ पॉइंट्स के ऊपर। अब वो पॉइंट्स हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके बेसिस पर यह देखा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन पॉइंट के आधार पर मार्किंग की गई होगी कि हाँ इस स्टेट में सब कुछ सही है, इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है उनको इस स्कीम के तहत अंडर इंक्लूड कर दिया गया कि इन स्टेट्स के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा, और जो स्टेट जो है वो अपने इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग अच्छा वर्क करेगा उसको फिर इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये नेम बेसिस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होना चाहिए इससे रिलेटेड हर बेसिक फैक्ट्स। ओके, अब ये जो भी यहाँ पर जो भी इंडिकेटर डिसाइड किए गए थे इनके भी पैरामीटर डिसाइड किए गए थे कि 30% नंबर इसके बेसिस पर दिए जाएंगे, 30% नंबर इसके बेसिस पर कि इन एरिया में कैसा वर्क हो रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे होंगे ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की है। यहाँ पर जो हमारा कर्नाटका स्टेट है उसका जो टैब्लू यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा हमारे परेड के टाइम, तो उनके जो भी वहाँ के आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे थे अपनी जो भी परफॉर्मेंस उनको देनी है टैब्लू के परफॉर्मेंस के टाइम में, वो सब चीज़ों की रिहर्सल की जा रही थी। अब ये जो टैब्लू वर्ड जो है ये प्रेजेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि देखो ये परेड के लिए किस तरीके से काम होना है और कौन कौन से स्टेट के जो टैब्लू है वो परफॉर्म किए जाएंगे, इसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मान लो 2022 में 26 जनवरी को ये सारा काम होने वाला है, उससे पहले ही सितंबर 2021 से ही इस प्रोसीजर में लग जाते हैं। जो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो हर स्टेट को ड्यूटी को अपने जो भी सजेशंस हैं किस तरीके के टैब्लू वो परफॉर्म करेंगे, इन सब के लिए वो बोलने लग जाते हैं कि आप उनको इनवाइट किया जाता है कि आप अपने जो भी सजेशन है वो हमें प्रोवाइड कीजिए। फिर वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं, उस एक्सपर्ट कमेटी के बेसिस पर इन टैब्लू को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन से टैब्लू जो है वो फाइनल डे वाले दिन परफॉर्म करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में इसलिए रहा कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला स्टेट के जो टैब्लू जो परफॉर्म करने के लिए उन्होंने अपने सजेशन दिए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है।
हालांकि जो स्टेट्स हैं वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल बेसिस पर ये जो रिजेक्शन है वो पॉलिटिकल बेसिस पर रहा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में टाइम की अवेलेबिलिटी कम है, कोविड के केसेस की वजह से बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि इनका जो भी टेबलू इनका इंसर्ट किया गया और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हर स्टेट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला, अलग अलग टाइम अलग अलग जो ईयर है उन्होंने डिक्लेयर की कि इस टाइम इस स्टेट का जो टेबलू है वो इंसर्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो अपने सजेशन देते हैं, उनका रिजेक्शन कर दिया जाता है। हमने सिलेक्ट किए हैं 21 टेबलू, जिसमें 9 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और जो 12 जो है वो स्टेट और यूटी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये रिजेक्शन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गुरुग्राम में यहाँ पर कोविड को लेकर के जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसको लेकर के ये न्यूज़ है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो जॉब है उनकी कमी होती जा रही है। इसके अलावा जो भी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज होती जा रही है और जॉब में जो मनी है, जो हमारे वेजेस है वो कम है, जिसकी वजह से जो एक ईजी लाइफ होनी चाहिए उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर, आज हमें पता है 23 जनवरी है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी आती है। हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है वो 24 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसको 23 से ही स्टार्ट किया जाएगा और उसको इंक्लूड किया जाएगा, मतलब पराक्रम दिवस के रूप में जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको इंक्लूड किया जाएगा हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि अमर जवान ज्योति को डिस्प्लेस उनकी जो फ्लेम है उसको मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम में। इसके अलावा जो इंडिया गेट की जो ग्रैंड कैनोपी है वहाँ पर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू है उसको वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। इस साल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो होलोग्राम है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। होलोग्राम होता क्या है, कोई भी एक छोटी इमेज, कोई भी एक छोटी पिक्चर जब उसके ऊपर लाइट डाली जाती है तो उसकी वजह से वो एनलाइटन होकर के अच्छे से दिखता है, तो उसी को बोलते हैं होलोग्राम। जब तक स्टैचू कंप्लीट नहीं होता तब तक उनका होलोग्राम जो है वो वहाँ पर रखा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो केरला स्टेट से रिलेटेड है। केरला स्टेट ने अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस बर्ड एटलस डिक्लेयर किया है, मतलब कौन से एरिया में वहाँ पर कौन सी बर्ड स्पीसीज पाई जाती है, इसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा सर्वे किया। ये जो सर्वे है वो अलग अलग टाइम पीरियड में करवाया गया, जैसे कि जब वेट टाइम पीरियड होता है, मतलब मानसून टाइम पीरियड होता है जुलाई टू सितंबर, उस टाइम भी ये सर्वे हुआ। उसके अलावा जब ड्राई पीरियड होता है जनवरी टू मार्च, उन सीजन के टाइम में अलग अलग टाइम में 2015 से 2020 के बेसिस पर 60 डेज जो हैं वो हर साल 2 बार ये सर्वे कंडक्ट करवाई गई। सिस्टमेटिक तरीके से सर्वे हुआ और इसमें ये पाया गया कि जो केरला स्टेट है वहाँ पर 3 लाख जो मतलब 3 लाख रिकॉर्ड पाए गए 361 स्पीसीज के, जिसमें से 94 जो है वो रेयर स्पीसीज है, 103 जो है वो रेयर स्पीसीज 94 जो है वो वेरी रेयर स्पीसीज है, 103 रेयर स्पीसीज है, 110 जो है वो कॉमन स्पीसीज है और 44 जो है वो वेरी कॉमन स्पीसीज है और 10 जो है वो मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज है। इसके बेसिस पर ये पाया गया कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की यहाँ पर स्पीसीज मिलती हैं। ठीक है, इसको ये बोला जा रहा है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड एटलस के रूप में ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसको इस तरीके से हमने डेवलप किया है। उन्होंने ये भी बोला कि देखो जो ज़्यादातर जो एंडेमिक स्पीसीज जो हैं उनका कंसंट्रेशन है वेस्टर्न घाट वाले एरिया में और जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है वो ज़्यादातर कोस्टल वाले एरिया में पाई जाती हैं। तो एक तरीके से डेवलप करने का कोशिश किया गया है। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जैसे कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपना पहला जो बर्ड एटलस है उसको डिक्लेयर किया है, तो ये इसमें केरला स्टेट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल केरला स्टेट से ही है। केरला स्टेट में भी वॉर मेमोरियल बनाने की कोशिश काफ़ी लंबे टाइम से की जा रही है। वो सारे सोल्जर्स जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में वॉर और मिलिट्री ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले किया हमारे कंट्री की सिक्योरिटी में, हमारी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। उन सभी के लिए ये
वॉर मेमोरियल बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में जो चकमा, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, पीपल ऑफ 2 अरुणाचल प्रदेश विलेजेस फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डिनाइड कंपनसेशन। मतलब यहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है और जो चकमा डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड को लेकर के जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ पर लेकर के वो अपने राइट्स को लेकर के गए हैं कि ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हमारे एरिया में चलाया जा रहा है, हमारे जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब कंपनसेशन की बात की जा रही है तो उसके लिए मना किया जा रहा है। हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है NHRC, नेशनल, यहाँ देखिए, इसको लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम व्यू करें तो NHRC की अगर हम बात करें तो कंट्री में ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग के रूप में NHRC वर्क करता है। हमारे जो भी कंट्री में जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उनकी लाइफ टू रिलेटेड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी इंडिविजुअल बेसिस पर इन सभी को गारंटी देने का काम करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं सभी चीज़ों को कवर करने के लिए NHRC को बनाया गया था। NHRC जो है वो 12 अक्टूबर 1993 में इसको बनाया गया और 2019 में इसमें अमेंड भी किया गया। जो पेरिस प्रिंसिपल हैं, जिसको जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिसंबर 1993 में जिसको लाया गया था, उसी के बेसिस पर ऐसा बोला जाता है कि इन पेरिस प्रिंसिपल को ही कंफर्मेशन देने का काम करता है NHRC। इसके की मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये मल्टी मेंबर बॉडी होता है। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और 6 मेंबर कमेटी होती है। वो कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर जो है वो 3 इयर्स एंड 70 इयर्स, जो भी पहले हो जाए उसके बेसिस पर इनका टेन्योर होता है। रोल एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो सिविल कोर्ट की सारी पावर होती है NHRC के पास में, जुडिशियल कैरेक्टर की प्रोसीडिंग्स की पावर होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 साल से पुराना जो मुद्दा है उसमें जो NHRC है उसके पास में पावर नहीं होती है। ज़्यादातर इसकी जो भी रिकमेंडेशन होती है वो एक तरीके से, मतलब जो भी अपने रिकमेंडेशन देता है एक तरीके से एडवाइजरी नेचर में होती है। ओके, कोई भी अगर कोई मतलब कुछ क्राइम हुआ तो उस क्राइम में ना तो इसको पनिशमेंट देने की पावर है और ना ही जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ उसमें उनको कुछ अवार्ड देने की इसके पास में पावर होती है। लिमिटेड रोल होते हैं जब भी वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। इट हैज़ लिमिटेड रोल, पावर्स एंड जुरिडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट व्हेन ह्यूमन राइट्स वायलेशन थ्रू प्राइवेट पार्टीज टेक प्लेस, ठीक है। जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनमें इसके लिमिटेड रोल होते हैं। तो ये NHRC से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने व्यू किए। ये जो PDF है इसको आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक सेकेंड, पेज नंबर 6 पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है हमारा, उसके बाद में हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें कुछ हमारे जो फेवरेट हिम जो होते हैं उनको यहाँ पर प्ले किया जाता है। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हिम जो है अबाइड विद मी, बिलीव टू हैव बीन ए फेवरेट ऑफ महात्मा गांधी जी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो हिम है वो महात्मा गांधी जी का फेवरेट था और प्रेजेंट टाइम में इस साल ये डिसाइड किया गया है कि जो बीटिंग रिट्रीटिंग जो सेरेमनी होगी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होगी उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो भी एनुअल सेरेमनी होती है ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये 1950 से रेगुलर इसको परफॉर्म किया जाता है। जो भी यहाँ पर मेस्ड बैंड होता है वो इसको रेगुलर प्ले करता है, लेकिन इस बार इसको इंक्लूड नहीं किया गया है जो भी हिम की लिस्ट है उनमें। अब यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर सॉन्ग बजाए जाते हैं, जिसमें ए मेरे वतन के लोगों, इसके अलावा 4 ट्यून लगभग यहाँ पर बजाई जाती हैं, जिसमें कदम कदम बढ़ाए जा, ड्रमर्स कॉल, ए मेरे वतन के लोगों। ये बोला जा रहा है कि इन 3 ट्यून को इस बार जो परफॉर्म किया जाएगा। 2020 में सबसे पहले ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है उसमें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को इसमें प्ले किया गया था। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती क्या है, जब भी ओल्ड टाइम में जब भी वॉर होते थे तो उसके बाद में जब बगलर्स साउंड होते थे तो उसका मतलब होता है रिट्रीट। बैटलफील्ड से जो भी हमारे वॉरियर्स होते थे, जो भी ट्रुप्स होते थे वो लड़ते हुए वापस आ जाते थे और फिर दोबारा से नेक्स्ट डे उसको रेगुलर किया जाता था। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो हर साल हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बाद में
29 जनवरी को विजय चौक पर इसको परफॉर्म किया जाता है ऑन द इवनिंग ऑफ जनवरी 29 इन द नेशनल कैपिटल। और ये माना जाता है कि इस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है वो खत्म हो जाता है। जो लंबे टाइम तक 4-5 दिन तक जो प्रोग्राम चलता है उसको इस दिन खत्म होना माना जाता है। तो ये बीटिंग रिट्रीटिंग जो सेरेमनी होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको लेकर के प्रीलिम्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे करके क्वेश्चन रिलेट करके आपसे पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने 2021 को लेकर के कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर बताई है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने अपनी जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं उसको लेकर के कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। 2016 का जो इसमें वर्जन था और प्रेजेंट टाइम में 2021 में जो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी हैं उसमें कुछ अलग देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो डिसएबिलिटी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कंसर्न क्रिएट किया है कि इसकी वजह से जो भी हमारी पॉपुलेशन है, डिसेबल्ड पर्सन है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री करने के लिए। तो आपके जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको पहले आपने जो बनाया था उन्हीं को आपको फॉलो करना चाहिए। जो भी आपने डायमेंशंस में, हाइट्स में जो चेंज किया है उसको लेकर के एक बिग कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि देखो 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 के डाटा है कि 2489 जो फार्मर्स हैं उन्होंने महाराष्ट्र वाले एरिया में सुसाइड कर लिया, जो विदर्भ वाला एरिया है। इसके अलावा 2020 में 2547 जो फार्मर्स हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में जितने भी फार्मर्स सुसाइड करते हैं, जितने भी इतने केसेस सामने आते हैं, उसमें जो 50% जो डेथ है वो स्टेट का जो विदर्भ रीजन है वहाँ पर पिछले 2 सालों से देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जितेंद्र गाडगे ने जो एक्टिविस्ट है उन्होंने आरटीआई के थ्रू इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया है और उन्होंने ये बोला है कि अगर इन सुसाइड की अगर हम देखें तो हमारा जो एंटायर जो मराठवाड़ा एरिया है उसमें जो इस एरिया को कवर करता है। अगर हम यहाँ पर देखूँ जो मराठवाड़ा एरिया स्टेट का, वहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला है कि जो सुसाइड है, मतलब फार्मर जो हैं उनकी सुसाइड संख्या है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारा जो डेप्ट डिस्ट्रेस होता है फार्मर्स में, जिसकी वजह से भी ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमें पता है कि जो फार्मर्स का जो प्रोडक्शन होता है उनको उनका सही रिजल्ट, सही प्राइस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी जो डेप्ट के प्रोसीजर में इस तरीके से वो ट्रैप होते हैं कि उससे वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस की वजह से इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले देखो, नॉर्वे जो कंट्री है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनवाइट किया है तालिबान के डेलीगेशन को कि आप नॉर्वे आइए, ओस्लो, वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। नॉर्वे कंट्री ने ये बोला है कि अफगानिस्तान में जो भी इशू है प्रेजेंट टाइम में, एक तो वहाँ की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो स्टारवेशन, भूख से, हंगर से परेशान हो रही है। दूसरा, वहाँ पर बेसिक जो भी फीचर्स, बेसिक जो भी नीड है लोगों की वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के नॉर्वे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि अफगानिस्तान में जो भी पॉपुलेशन रहती है उन सभी के जो राइट्स हैं वो अवेल होने चाहिए। इसी को लेकर के डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। देखो, हमें पता है कि 15 अगस्त को जो तालिबान है उन्होंने अफगानिस्तान को लगभग कैप्चर कर लिया था। यूएस जब से ही अपनी आर्मी यहाँ से हटाने लगा वापस, तो यहाँ पर तालिबान ने अपनी पावर को गेन कर लिया। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है, जैसे ही तालिबान यहाँ पर पावर में आया, तालिबान को लेकर के जो ग्लोबली लेवल पर ये डिस्कशन हो रहा है कि आप कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपनी सहमति दीजिए। तालिबान को ये बोला जाता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी सहमति दीजिए कि 1996 से 2001 तक जो आपने रूल किया था उसमें उसके अकॉर्डिंग आप रूल नहीं करोगे। इसके अलावा जो लोगों के यहाँ के राइट्स हैं उनको सिक्योर करने का काम करोगे। वीमेन और चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उनको, एजुकेशन जो उनके राइट्स हैं वो सभी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। तालिबान वैसे बोल तो रहा है कि हम सब कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखें तो जो गर्ल्स हैं उनका, जो हायर एजुकेशन में जो गर्ल्स हैं उनका स्कूल जाना बंद हो गया है। जो वीमेन जो एक तरीके से जॉब करती थी उनका जॉब प्लेस पर जाना बंद हो गया है। और जो भी ये इस तरीके की जो परेशानी है वो आपको देखने को मिल सकती है कि तालिबान बोलने में अलग कर रहा है और रियलिटी में वहाँ पर कुछ अलग ही सीन देखने को मिल रहा है। अब देखो, जैसे ही तालिबान ने यहाँ पर पावर गेन करी, यूएस ने बहुत सारे उनके जो भी फंड्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए।
क्योंकि ये मानना था कि अगर उनको फंड दिया गया तो उसकी वजह से जो उस फंड का वो गलत यूज कर सकते हैं। लेकिन अब पता है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन तालिबान यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि इलीगल तरीके से जो भी यहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन होता है उसका इंक्रीज किया जा रहा है। हमने भी हमारे इंडिया के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भी हेरोइन्स है, जो भी ड्रग्स है, उनको सीज करते हुए अभी देखा है। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। ओके, मुंद्रा पोर्ट पे तो लगभग 3000 किलोग्राम जो हीरोइन है, ड्रग्स जो है, उसको सीज किया गया था। अब ये बोला जाता है कि जितनी आपकी सीज की जाती है उससे 10 से 20 गुना जो है वो इलीगली तरीके से किसी कंट्री में एंटर हो चुकी होती है। तो आप सोच सकते हो कि तालिबान किस तरीके से अपनी इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो भी फंड्स हैं देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तालिबान जो है वो किसी बेसिक फॉर्मेशन के ऊपर वर्क करे, किसी बेसिक ग्राउंड के ऊपर वो अपनी सहमति दे कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, तभी जाकर के उनको अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन जो कंट्री है, यूएन ने भी ये बोला है कि ग्लोबली लेवल पर असिस्टेंस की जरूरत है अफगानिस्तान के जो भी पीपल हैं उन सभी को। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर अभी हमने देखा कि यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उन्होंने यूएई में, अबू धाबी में ऑयल टैंक्स के ऊपर अटैक किया। उसके बाद में काउंटर अटैक किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। हमें पता है कि 2015 से सऊदी अरेबिया यहाँ की जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका साथ लेकर के यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और सऊदी ने 2015 में ये बोला था कि जल्दी हम यहाँ पर यमन की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन रेगुलर जो प्रोटेस्ट है वो रेगुलर हम देख रहे हैं और क्लैश जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो इसको लेकर के ये सजेशन दिया जाता है कि डिस्कशन होकर के, वॉर के थ्रू कभी भी आंसर नहीं निकलेगा। डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस के थ्रू ही ये जो भी डिसएग्रीमेंट है उसको हम एक तरीके से सहमति में लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूएस के प्रेसिडेंट और यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके बीच में डिस्कशन हुआ। दोनों ने डिस्कशन किया बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, साउथ चाइना सी को लेकर के, चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है उस एरिया में उसको लेकर के, नॉर्थ कोरिया किस तरीके से मिसाइल टेस्टिंग अपना इंक्रीज कर रहा है उन सभी को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, पैंडेमिक को लेकर के, रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उन सभी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि क्वेड ग्रुप के ऊपर फोकस करके इंडो पैसिफिक एरिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हमने डिस्कस किया है फॉरेन पेज पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस पेज से। आपको पता है आज संडे है और संडे वाले दिन साइंस पेज आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर कोविड पेंडेमिक जो है उसको लेकर के रिसर्च और सर्वे हुई, इंडिया लेवल पर भी और वर्ल्ड लेवल पर भी। इस रिसर्च में ये बात सामने आया है, रिसेंट एक पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें ये बोला गया है कि कोविड-19 की वजह से जितनी डेथ शो की गई है, चाहे आप वर्ल्ड लेवल पर ले लीजिए या फिर इंडिया लेवल पर, जितनी डेथ शो की गई है उससे ज़्यादा 6 to 7 टाइम्स जो डेथ हैं वो ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर फंजाई की 2 स्पीसीज को खोजा गया है जो कोकोनट स्टेम रोड जो है वहाँ से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 पर, FAQ पेज पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले जो यहाँ पर आर्टिकल है, एक सेकेंड, यहाँ पर कैडर रूल्स को लेकर के सबसे फर्स्ट आर्टिकल है। यहाँ पर ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्होंने स्टेट्स को एक कम्युनिकेशन लेटर भेजा कि आप जल्दी से अपने, हम जो DOPT का जो रूल है या फिर इंटर कैडर सर्विसेज का जो रूल है, रूल नंबर 6, उसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ स्टेट ने तो डायरेक्ट मना किया है कि आपको नहीं करना चाहिए, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डाइल्यूट कर रहे हो, और कुछ स्टेट ने इसके ऊपर आंसर नहीं दिया है। पहले प्रोविजन ये था कि देखो, हमें पता है कि ऑफिसर्स को, जो सेंट्रल ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया, जैसे IAS IFS जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS IPS IFOS जो सर्विसेज है उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको चुना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर उनको कैडर बेसिस पर स्टेट अलॉट किए जाते हैं। लेकिन बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेपुटेशन के बेसिस पर इन ऑफिसर्स को सेंटर में बुलाती रहती है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल डेपुटेशन है ऑफिसर्स का वो कम हो गया है, मतलब स्टेट जो है वो भी रिकमेंडेट नहीं करते और ऑफिसर जो है वो खुद भी मना करते हैं। पहले ये रूल था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट से पूछती है कि आप अपने जो भी ऑफिसर्स हैं उनके नाम हमें दीजिए, उन ऑफिसर्स के नेम के बेसिस
पर उनके नाम सजेशन दिए जाते हैं कि इन ऑफिसर्स को आप सेंट्रल डेपुटेशन पर भेज दीजिए। ओके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर्स की जो पावर है वो भी इंपॉर्टेंट थी पहले, लेकिन अब डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आप अपने जो नंबर्स हैं, हम बताएंगे कितने जो ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट हमें भेजिए। हालांकि जो नंबर्स हैं वो टोटल स्ट्रेंथ किसी स्टेट की जितनी है उससे 40% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा ये बोला गया है कि एक डिफाइंड टाइम डिसाइड किया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस डिफाइंड टाइम में ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जा करके अपना आंसर दे पाएगी। इसके अलावा अगर जो ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट मना करती है कि ये इन ऑफिसर्स को हम सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं सेंड करेंगे, लेकिन फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन से उनका नाम पब्लिश कर दिया उस दिन से वो ऑफिसर जो है वो सेंट्रल डेपुटेशन पर माना जाएगा। मतलब स्टेट की जो पावर है, ऑफिसर की जो पावर है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो, अगर हम इस प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि सेंट्रल डेपुटेशन पर जो ऑफिसर्स हैं उनका जाना कम हो रहा है। इस प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें, अगर इसका कारण हम पता लगा लें तो इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व किया जा सकता है। पहला कारण ये है कि जो ऑफिसर्स सेंटर में जाने से इसलिए मना करते हैं कि स्टेट में उनको मोर पावरफुल, वो मोर फ्रीडम के साथ में यहाँ पर काम कर पाते हैं। सेंटर में जब वो जाते हैं तो उनके साथ में फ्रीडम जो है वो फ्रीडम के साथ वर्क नहीं कर पाते। इस कारण से जो ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने पे से मना करते हैं। दूसरा मेजर रीजन ये है कि बहुत सारे पोस्ट के ऊपर लेटरल एंट्रीज हमारे यहाँ पर होने लगी हैं, तो उन लेटरल एंट्रीज की वजह से जो सेक्रेटरी जो पोस्ट होती हैं ज़्यादातर वहाँ पर लेटरल एंट्रीज हो रही हैं, तो ऑफिसर्स को ये मानना होता है कि जो मेजर पोस्ट है वो तो आप लेटरल एंट्रीज के थ्रू भर रहे हो, तो फिर हमारे जाने का वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, अगर इनको हम सोल्व करने की कोशिश करें तो ये जो इशू है सेंट्रल डेपुटेशन में जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएस में अभी 5G जो नेटवर्क है उसको अवेल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी एयर फ्लाइट जो है उन्होंने मना कर दिया कि वो हमारा जो भी फ्लाइट कनेक्शन है यूएस के साथ में वो हम रेगुलर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो 5G रोल आउट किया गया था उसको दोबारा से उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती थी, देखो, जो कम्युनिकेशन की लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उन फ्रीक्वेंसी के बीच में और जो 5G जो मतलब जो एयर फ्लाइट होती हैं उनके लिए एक रडार यूज़ की जाती है ताकि उन फ्लाइट से रिलेटेड, उनकी हाइट से रिलेटेड जो भी उनके बीच में हर्डल्स आ सकते हैं उन सभी का हम एक रियलिटी बेसिस एनालिसिस कर पाएँ। इस तरीके से अगर दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक साथ होती है, और इसमें कोशिश की गई कि 5G इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए उसमें कोशिश की जा रही थी कि हाई फ्रीक्वेंसी सेट किया गया था जिसके बेसिस पर लोगों को जो नेट कनेक्टिविटी है वो हाई लेवल की हो सके। तो इसको लेकर के परेशानी ये हो रही थी कि जो भी एल्टीमीटर रडार सेट किया जाता है एयर फ्लाइट के लिए उनके बीच में हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो एरोप्लेन है उनमें क्रैश की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये जो 5G जनरेशन है इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और उसके बेसिस पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अदर कंट्रीज जहां पर 5G को इम्प्लीमेंट किया गया है वहां पर इस तरीके के इश्यूज नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा दूर दूर सेट किया गया है, जिसकी वजह से जो भी कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो इशू है वो महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र की जो असेंबली है उसमें हमने देखा कि 12 जो वहाँ के मेंबर्स है लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनको सस्पेंड कर दिया गया 1 ईयर के लिए। अब इसको लेकर के वो जो मेंबर्स हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर रखी गई हैं उनको ही आपने एक तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि 6 मंथ तक अगर कोई सीट जो वैकेंट रहती है तो कोई सीट के ऊपर जो भी उसका मेंबर है अगर वो नहीं आता है तो उसको वैकेंट मान लिया जाएगा और उसके लिए दोबारा से इलेक्शन होगा। ये भी बोला जाता है कि 6 मंथ तक अगर एक सीट वैकेंट रहती है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जाएंगी। इसके बेसिस पर आपने तो 12th मंथ तक उनको सस्पेंड कर दिया, इसके बेसिस पर तो उनकी सीट तो वैकेंट हो गई, मतलब वो मेंबर्स होने के बाद में भी उनकी सीट वैकेंट हो गई है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर जो हमारे पार्लियामेंट के रूल्स हैं उसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं।
आर्टिकल 190 सब क्लोज 4 का उन्होंने बोला है कि हाउस की में जो 60 डेज तक अगर एब्सेंट रहते हैं तो उन मेंबर्स को क्या मान लिया जाता है, उनकी सीट को वैकेंट मान लिया जाता है। आरपीए एक्ट जो है 1951 उसमें भी ये बोला गया है कि 6 मंथ्स तक अगर कोई सीट खाली है तो उसको बाई इलेक्शन के थ्रू उसको भरा जाए। अब जो सस्पेंशन है इसके बेसिस पर देखो, जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक बात बोली कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के बेसिस पर ये नहीं है कि वो मेंबर नहीं है, मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, सिर्फ उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी वॉइस रखने, अपनी बात रखने से मना किया गया है। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। जो 12 मेंबर्स हैं उनकी तरफ से तो देखो ये भी बोला गया है कि ये जो पावर होती है ना, सस्पेंशन की जो पावर होती है वो होती है स्पीकर के पास में, और स्पीकर जो है वो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में से काफ़ी लंबे समय से नहीं है। फिर ये सस्पेंशन किस बेसिस पर उन्होंने किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो देखो, हमें पता है कि 8 दिसंबर को हमारे इंडिया की फर्स्ट सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत, उनके साथ में उनकी वाइफ और 12 अदर हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, एमिनेंट ऑफिसर्स, उनकी डेथ हो गई एक क्रैश में, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में MI-17V5। अब यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री सर्विसेज है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के बेसिस पर यह माना गया है कि ये जो भी क्रैश हुआ उसमें वेदर में अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं उन्होंने कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ट्रेन, जो रिजल्टिंग है इसमें डिसओरिएंटेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये परेशानी आई। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो यहाँ पर ये जो भी प्रॉब्लम है इसको लेकर के हमें हमारे जो एयरक्राफ्ट जो हैं उनको और जो हमारे पायलट जो हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर जो कुछ प्रोफाइल्स हैं, एक तो देखो जो मुलायम क्लैन जो है, मुलायम क्लैन मतलब समाजवादी पार्टी में हमने बाइफर्केशन देखा कि मुलायम की जो उनकी छोटे बेटे की जो बहू है उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ क्लैश देखने को मिल रहा है उनकी पार्टी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के, ये न्यूज़ में है। हमें पता है कि इसकी मीटिंग अभी वर्चुअली फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बेस्ट वे में वर्क कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक तरीके से स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं, तो कोई भी कंट्री अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिच और फेमस लोगों की एक तरीके से गैदरिंग है। यहाँ पर बोला तो ये जाता है कि सभी लेवल पर जो भी लोग हैं उनको इंक्लूजन किया जाता है, उनके आइडियाज़ के बेसिस पर एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन पर्सन है वो यहाँ पर आते हैं ताकि टॉप लेवल के जो भी कंट्री के लीडर्स हैं उनके साथ में मुलाकात हो सके और वो जाकर के फिर उन कंट्री में इन्वेस्ट किया जा सके। तो ये आज हमने द हिंदू की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।